अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैलेंट हंट। मैं हूं आयशा रफीक। नाजरीन, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। इस तनाजुर में अगर हम देखें तो कुदरत ने हर इंसान को एक मुनफरिद शख्सियत के सांचे में ढाला है। यूं हर इंसान एक मुनफरिद सलाहियत से माला माल है, लेकिन होता यह है अमूमन कि हमें अपनी सलाहियतों से आगाही और खुद शनासाई हासिल नहीं होती, ना हम हासिल करना चाहते हैं। अगर हम हासिल करें अपनी सलाहियतों से आगाही और खुद शनासाई, तो हम अपने टैलेंट को यूटिलाइज करके दुनिया में अपना एक नाम और पहचान बना सकते हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि इस तरह के टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुआशरे के सामने नहीं आए। तो आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि अपने टैलेंट की बुनियाद पर मुनफरिद एक मुकाम रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी हसन अहमद गौरी साहब, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा ये रुबाब प्लेयर हैं। इनसे जानेंगे इनके टैलेंट के बारे में, इनके पैशन के बारे में, और इस सबसे बढ़कर के इनका ये सारा सफ़र कैसा रहा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, आगाज़ कहाँ से किया था। तो आइए मिलते हैं और वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में मेहमान शख्सियत अहमद हसन गौरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। असल में शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि असल में मैंने इस टैलेंट की जो शुरुआत है ना, वो ऐसे की थी कि असल में मुझे शौक था बस कि एक मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, क्योंकि वो एज अ स्किल जो है ना वो बहुत काम आती है। क्योंकि जब आप किसी भी ग्रुप में बैठे होते हैं और आपको उस ग्रुप को यूनाइट करना है ना, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ ये, तो वो उसमें जो है ना हमें काफ़ी हेल्प करता है वो। तो बेसिकली मुझे जो है ना ऐसे ही कोई स्किल सीखनी थी जिसके थ्रू मैं एक कम्युनिकेशन कर सकूं और बेसिकली वो मुझे भी इंस्पायरिंग लगे। तो वो मैंने बेसिकली फिर उधर जाके शॉप से जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सर्च किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे रबाब लगा था, तो इसलिए मैंने रबाब ख़रीदा और फिर उसके बाद सीखना शुरू किया। और मुझे अब जो है एटलीस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं इसको प्ले करते हुए। तो हाँ, मेरी जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई थी कि एक कह लें आप बस क्वेश्चन की तरह कि अच्छा जी मैंने कुछ सीखना है और बस उस पे बस अभी तक सीख रहा हूँ। ऑलराइट जी, यानी कि आपने इस तनाजुर में, इस पस मंज़र में अपने सफ़र का आगाज़ किया था कि आपने कुछ यूनिक करना है। आपने अपनी स्टडी से हटकर, जो आप रूटीन काम कर रहे होते हैं, रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनसे हटकर आपने कुछ यूनिक करना है और उसकी बुनियाद पर आपने मुआशरे में अपनी एक पहचान बनानी है। तो इसी पस मंज़र में अगर हम देखें, इसी तनाजुर में अगर हम देखें, तो आपने रुबाब जो है उसको प्रॉपर्ली सीखा और उसको आप लाइक यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप उसमें मज़ीद महारत हासिल कर रहे हैं। अच्छा, रुबाब को साज़ों का शेर कहा जाता है, लाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में इसकी जो आवाज़ होती है ना वो आप कह लें वो क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस होती है, तो इसलिए भी इसको कहते हैं। और दूसरा ये कि बहुत डोमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको लीड्स प्ले करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए भी इसको लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। डेफिनेटली। अच्छा, इस सारे सफ़र में आपकी स्टडीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ? नहीं, बेसिकली स्टडीज जो है वो मेरा मेन फोकस है। ये मेरी एक आप कह लें एज अ हॉबी मैंने इसको रखा हुआ है। मतलब मैं इसको अपनी स्टडीज और उसके मतलब पढ़ाई के बीच में नहीं आने देता इसको। तो वो बेसिकली उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये कि दिन में अगर आप 2-3 आवर्स की भी प्रैक्टिस करें दैट इज इनफ। और उसके अलावा आपके पास दिन में इतना टाइम है, आप पढ़ाई भी करें और उसके अलावा आप और भी बहुत काम कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्रिकेट होगी, आपने कुछ भी खेल लिया, तो आपके पास बस टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। तो मैंने टाइम मैनेज करना बहुत जल्दी सीख लिया था। शुरू में मैं खैर काफी ज्यादा बजाता था, बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको मैनेज करके तो खैर उसको मैंने काफी वो कंट्रोल कर लिया। और खैर स्टडीज को एज एन ये इतना इफेक्ट नहीं करता। ऑलराइट अहमद, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि आप अपनी एक तरफ हम बात कर रहे थे कि आपकी स्टडीज़ जो हैं इससे इफ़ेक्ट नहीं होती है, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि स्टडीज़ जो हैं वो आपकी बीइंग अ स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक हॉबी भी ज़रूरी है जिससे आप फ्री टाइम
टाइम में अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। जी बिल्कुल। और रुबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी सोल के ऊपर एक सूथिंग इफेक्ट्स जो है वो डाल रहा होता है। अफलातून और अरस्तू ने अपनी मिसाली रियासत में एक बहुत खूबसूरत बात, एक जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे उसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात, एक पॉइंट ऐड किया था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अगर हम इस तनाजुर में देखें, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो क्या आपने इसको इस चीज़ में इस तरह मतलब कैसे इसको लिया, और आप अपनी प्रैक्टिस के हवाले से बताइए ताकि हमारे नाज़रीन में कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसी शख्सियत जो इस फील्ड में आना चाहे, इस पैशन की तरफ उसका रुझान हो, तो उसको गाइड कीजिए कि वो किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइक टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आपको म्यूज़िक पसंद है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मुझे सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको म्यूज़िक पसंद है ना तो आप अपनी जो मेहनत करेंगे और जो हर्डल्स क्रॉस करेंगे ना वो उसके थ्रू आप सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो उससे इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वो हेल्प होगी। बट ये है कि मैं टाइम मैनेज ऐसे करता था कि स्टार्टिंग में मुझे मतलब जाहिर है गाना वगैरह कुछ भी नहीं इसके ऊपर आता था प्ले करना, और शुरू में मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि रबाब को ट्यून किस तरह करते हैं। तो वो सारा कुछ मैंने YouTube के थ्रू सीखा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो आप YouTube देखें। YouTube के ऊपर काफ़ी सारे इसके ऊपर चैनल्स हैं, मैंने अपना भी चैनल बनाया हुआ है, तो आप बेशक वो भी विजिट कर सकते हैं। बाकी ये कि आपको ज़्यादा जो लर्निंग होती है ना वो आपकी खुद ही होती है, और टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो फिर आपके या तो घर वाले करवाते हैं तो या तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही देखना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं जब प्ले कर रहा होता था पहले शुरू में, मुझे कोई सॉन्ग की सेंस तो बन नहीं रही होती थी स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हैं। तो वो फिर ये होता था, कहते थे कि बस कर दो, बंद कर दो, अब ज्यादा ना बजाओ, शोर बहुत हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाता था। बाकी ये कि उसके बाद जब प्ले करना शुरू किया, फिर जब मजा आने लगा कि अच्छा जी नहीं अब तो सॉन्ग की आवाज बहुत अच्छी आ रही है और ये वो ट्यूनिंग वगैरह भी सीख ली, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ मुझे इसको टाइम को मैनेज करना। तो फिर उसमें मैंने फिर एक टाइम टेबल एक आप कह लें एक तरह से बना लिया था कि बस मैंने मैक्सिमम 2 आवर्स प्ले करना है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि वो ये है कि आपकी रिस्ट मूवमेंट के ऊपर होता है सारा कुछ, तो वो मेरी रिस्ट फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो फिर मैं थक जाता था। तो वो उसमें क्रैम्प्स वगैरह भी, और मुझे काफ़ी जो है ना स्क्रैचेस भी पड़ते थे उसके ऊपर। तो वो असल में फिर उसकी सारी कुछ उस सब को मैनेज करके तो फिर मैंने इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ मतलब आप कह लें काफ़ी कंट्रोल किया। सही। ऑलराइट जनाब अहमद, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका रुबाब प्ले करना एक यू कैन से कि आपका एक पैशन है, आपका एक हॉबी है। तो इस हॉबी में, इस पैशन में, इस टैलेंट को ग्रूम करने में आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है? असल में मेरी फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। क्योंकि जब मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो वो अब आपको होता है कि अक्सर आपको ऐसे रिस्पांस मिलता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं अच्छा नहीं है और ये वो म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए। बट ये कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, बल्कि वो कहते थे कि आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखो ताकि ये जो है ना पार्ट टाइम भी आप कुछ ना कुछ जो है ना अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और दूसरा ये कि काफ़ी हेल्प करता है ये आपको। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि आप जाओ जाके कोई इंस्ट्रूमेंट लो और सीखो उसको, क्योंकि ये जो है ना बहुत एक हेल्दी एक्ट है, तो आपको ये करना चाहिए। मैं खुद भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं आता तो आप सीखें, वो एज अ स्किल बहुत मैटर करती है। आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में, आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी आती वहां की, तो आप म्यूजिक के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बस ये मेरा एक आप कह लें एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अमूमन कहा ये जाता है कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। एग्जैक्टली। तो आप इसको लाइक माशरे में अमन व अमान, अब देखें हमारे माशरे में इतनी डिप्रेशन है, लोग जो हैं लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, मायूस हैं, ग्लूमी फेस की तरफ हैं। और लाइक हमारा जो बिज़ी लाइफ शेड्यूल है, अगर उस तनाजुर में हम देखें तो हमें कुछ जो लेयर टाइम मिलता है उसमें सूथिंग इफ़ेक्ट्स के लिए कुछ इस तरह की इस नौयत की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। तो आप अपने स्किल को, अपने टैलेंट को इस तनाजुर में किस तरह से देखते हैं कि आप इसको माशरे में अमन व अमान के क़याम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
मतलब इतना बड़ा रोल, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, बट ये है कि इसको यूज किया जा सकता है इस तरीके से कि आप जिस तरह आप कौमी तराना है, आप उस तरह वो प्ले करें, आप कलाम प्ले करें, तो वो एक ऐसी चीज है जो कि वैसे ही अगर आप सुने तो आपको एक क्या कहते हैं, सूथिंग जो है इफेक्ट आता है। तो आपको जो है चाहिए कि आप मतलब इस तरह का म्यूजिक प्ले करें जो कि अपना हो, ना कि आप किसी और कंट्री का। मतलब आप प्ले कर सकते हैं, बट ये है कि आपको चाहिए कि आप पहले अपना आपको प्रमोट करें, फिर उसके बाद आप कोई उसके ऊपर, अगर आपको लगता है कि अच्छा जी बस अब और समझ नहीं आ रही तो अब मैं और क्या करूं, तो ये वो। बट ये है कि आपको चाहिए कि आप अपना स्टफ प्रमोट करें, और दूसरा ये कि उस तरीके से जो है ना आप काफी ये पोर्ट्रे कर सकते हैं इस चीज को। डेफिनेटली। अहमद, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप रुबाब प्लेयर हैं, तो आपने कुछ अपना भी क्रिएट किया? असल में क्रिएशन वाली साइड पे जाएं तो मतलब मैंने काफी, आप कह लें एक तरह से राग के ऊपर जस्ट कलामी की माजरत चाहती हूँ, लाइक आपने कोई अपना साज या अपना कोई सुर या कोई इस नौयत का कोई जो आपके रुबाब से मुंसलिक हो, इस नौयत का कोई काम, कोई एक्टिविटीज मैं जानना चाह रही हूँ। मैंने असल में कोई रिकॉर्ड नहीं किया हुआ इस तरह का, बट ये कि मैं काफ़ी, आप कह लें बस रैंडम प्ले करता रहता हूँ, मुख्तलिफ ट्रांजिशंस वगैरह करके उस मुख्तलिफ नोट्स को जो है ना मिला के, तो एक नया सरगम टाइप आप एक तरह से कह लें मैं बनाता हूँ। बट ये कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता है कि दैट इज़ जस्ट फॉर मी। तो मैं सिर्फ अपने लिए वो चीज़ अपने लिए प्ले करता हूँ। तो जब हुआ मूड तो फिर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करके जरूर शेयर करूंगा, बट अभी तक कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की उस चीज को। अच्छा अहमद, मैं आप ही की बात को आगे लेकर चलूंगी। आपने कहा कि दिस इज जस्ट फॉर मी। अमूमन रुबाब प्ले करना या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ये एक फन है, ये एक आर्ट है, और इस पे जो काम कर रहा होता है वो फनकार होता है। exactly. तो जो एक फनकार होता है, जो एक आर्टिस्ट होता है, उसके लिए मेरी जो जाती राय है, या जो हमारे मुआशरे में एक मजमूई तसव्वुर पाया जाता है या तासुर पाया जाता है कि उसका जो काम है या उसकी जो स्किल है वो उसके दिस इज, ये परसेप्शन नहीं हम कह सकते कि दिस इज जस्ट फॉर मी। उसकी ज़िंदगी, उसका काम जो है, उसका फ़न, वो मुआशरे के लिए एक खुली किताब की मानिंद होता है। तो आप इसको कैसे, आपको मुश्किल क्वेश्चन में मैं नहीं डालना चाहूँगी, लेकिन आप इसको कैसे कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट फॉर मी? आप मुआशरे के लिए क्या करना चाहेंगे अपने इस फ़न की बुनियाद पे? देखिए, माशरे के लिए जो चीजें हैं वो तो जाहिर है वो बंदा ओपनली जो करता है वो चीजें माशरे के लिए होती हैं, बट मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैंने वो चीज रिकॉर्ड नहीं की। तो रिकॉर्ड ना करने की वजह यही है कि मैं कुछ चीजें चाहता हूँ कि जो मेरे तक रहें। तो बस वो उसको फिर मैंने यू आर सेइंग कि आप उसको, आपकी कुछ प्राइवेसी है, हाँ, बस ऐसे कह लें। इंसान के कुछ पर्सनल मामलात होते हैं, कुछ पर्सनल फीलिंग्स होती हैं जिनको वो शेयर नहीं करना चाहता। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अहमद कि आप मुझे बताइए कि आपने अब तक कौन कौन से जो साज हैं वो प्ले किए हैं? मैंने नुसरत फ़तेह अली खान के काफ़ी जो है वो साज प्ले किए हुए हैं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो आतिफ असलम के कुछ 2-3 गाने हैं जो कि मेजॉरिटी लोगों को आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्होंने वही सीखना होता है। बाकी ये कि उसके अलावा कौमी तराना आता है, वो बहुत है। और दूसरा एक वो है हमद है, हस्बी रब्बी, वो मुझे आती है इसके ऊपर, वो बहुत अच्छी है। और दूसरा एक वो हमारा OST है एर्तुरुल का जो कि बहुत फेमस है, तो वो भी मैंने सीखा था। और पीक टाइम पे जब वो बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे सीख के फिर मैंने उसको अपलोड भी किया, और वो काफी जो है आप कह लें उसके ऊपर व्यूज आए थे। बाकी उसके अलावा हमारा एक बैंड है यहाँ पे, लोकल बैंड खुमारियाँ के नाम से, उसमें उन्होंने एक साज बजाया था जिसका नाम है बेला के नाम से। वो भी मैंने सीखा और वो भी मैंने इसके ऊपर प्ले किया। उसके अलावा उनका जो गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्जन था वो भी मैंने इसके ऊपर सीख के प्ले किया। तो आप ऐसे कह लें कि बस मैं मतलब मैं सीखता इस तरह था कि उसको एक दफा सुनता था और फिर उसके बाद आप कह लें जस्ट नोट्स की मैचिंग करता था, और बस फिर एज एन एक तरह से कॉपी पेस्ट वाला सीन ही होता था। बट थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर अपना टच डालने के लिए उसकी ट्रांजिशन थोड़ी सी चेंज कर दी, और ये वो बस दैट्स, मतलब मैं ये करता था। माशाल्लाह, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आप मुझे ये बताइए कि आपको आपके सोशल सर्कल, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स,
आपको अपने सोशल सर्कल प्लस आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फैमिली की तो हमने बात कर ली, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूजिक बहुत, मतलब म्यूजिक तो खैर सबको ही पसंद होता है, बट ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको लाइव म्यूजिक बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, और कुछ लोग होते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल के अंदर दोनों तरह के लोग हैं। तो बट मेजॉरिटी मैं यही कहूँगा कि मेजॉरिटी मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं। उसमें से मेरे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मेरा कहीं पे भी कोई लाइव इवेंट हो, मैंने प्ले करना हो, मैं 2 दफ़ा प्ले कर चुका हूँ ना, तो उस पे वो ज़रूर आते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सही। अच्छा, टीचर्स का क्या रोल है इसमें? आपके टीचर्स आपके काम को लेकर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको वर्थ देते हैं, क्रेडिबिलिटी देते हैं, मुतासिर हैं, या फिर टीचर्स की तरफ से आपको मिला-जुला रद्द-ए-अमल मिलता है? नहीं, टीचर्स ऑलवेज सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि वो उनके जहन में ये होता है कि जी नहीं, इस बच्चे को अपलिफ्ट करना जो है ना एक टीचर की जिम्मेदारी है एक तरह से। तो वो मतलब मेरे तो जितने भी टीचर्स हैं वो सारे यही कहते हैं। अभी हमारी जो फेयरवेल पार्टी थी यूनिवर्सिटी में, उसमें मेरे जो जितने टीचर्स हैं उन सब ने कहा था कि नहीं, तुमने रबाब लेके आना है और प्ले करना है, हमने सुनना है। तो वो आप कह लें एक तरह से ये भी इतना वो मेरे लिए फख्र की बात है कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, तुमने आगे प्ले करना है और ये वो। तो बाकी मैंने जब प्ले किया उसके बाद उन्होंने जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट किया इस चीज़ के ऊपर कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा बजाते हो, और ये वो उनको बहुत पसंद आया। तो बाकी टीचर्स एज अ होल मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, ऑल राइट अहमद, आपने बहुत खूबसूरत बात कही अपनी टीचर्स के बारे में। आपने एक पॉजिटिव वाइब्स का इजहार किया। इसी सवाल को लेकर, इसी सिलसिले को लेकर मैं आगे चलूँगी, तसलसल आगे बरकरार रखते हुए अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि आप मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं वहाँ से बैचलर्स कर रहा हूँ जियोलॉजी के अंदर, और मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। और इसके अलावा बस यूनिवर्सिटी चल रही है और हम भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा अहमद, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज से 10 साल बाद अपने पैशन को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, अपने हॉबी को लेकर आप खुद को कहाँ देखते हैं? अ, मैं बस मतलब मैं इसको जो है ना एज अ हॉबी लेके चल रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कोई कह लें कि ये दिस इज द ओनली थिंग इन माय लाइफ। तो इस तरह वाला कोई रूल नहीं है इसका कि मैंने खुद को बस यहीं पे देखना ही देखना है कि मैं बहुत आप कह लें एक फेमस आर्टिस्ट हूँ। बट ये है कि हर बंदे का ख्वाब होता है कि यार अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं उसके टॉप तक जाऊं। तो मेरा भी यही है कि मैं इसके टॉप तक जाऊं। मैं पाकिस्तान में और बाहर भी लोकल इंटरनेशनल वेल नोन हूं इस चीज़ को लेके कि अच्छा जी अहमद हसन गौरी एक रबाब प्लेयर है, कहीं पे जिक्र हो तो उनको पता हो। आई नो दिस इज अ लॉट टू से, बट आपको जाहिर है हर बंदे की एक ड्रीम होती है। तो मैं भी इस चीज़ को लेके यही सोचता हूँ कि नहीं, मैं भी एक टाइम तक इस पीक पे पहुंच जाऊंगा कि जब मुझे जो है इसको मतलब एज अ वेल नोन रबाब प्लेयर जाना जाऊंगा। सही। अच्छा अहमद, मैं चाहूँगी कि आप कुछ हमें प्ले करके सुनाएं, कुछ साज बखेरें, सुर बखेरें। चले तो अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, माशाल्लाह। ये किस चीज़ का सुर था?
ये साज जो था ये नुसरत फतेह अली खान का सांसों की माला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, अभी मैंने रिसेंटली सुना है ये, तो इसलिए मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, तो इसलिए मैंने ये भी सीखा। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने और भी काफ़ी सारे नुसरत फतेह अली खान के सीखे हुए हैं, जिस तरह एक वो है कलाम है अल्लाह, वो भी मुझे इसके ऊपर आता है, और इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, वो भी आता है। तो अच्छा, ये मैंने सीखे हुए मैं हैं। चाहूंगी कि आप मुझे इस करम का करूं शुक्र कैसे खुदा ये सुनाएं। उसके लिए ना असल में ना रबाब का जो है ना एक थोड़ा सा ये मुझे मसला लगता है कि हर चलिए, अपनी साज के लिए ना, favorite सुना लें। नहीं, हर साज के लिए ना आपको इसको अलग से ट्यून करना पड़ता है। तो अब जो साज पहले बजाया वो राग भैरवी में था, और जो अभी ये इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, ये जो है राग पहाड़ी में है। तो इसलिए उसमें ना उसको वापस ट्यून करना बहुत टाइम टेकिंग है, बट ये कि मैं इसके ऊपर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके। ये मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज करके मैंने दूसरा वो अल्लाहू जो है कलाम मैंने वो प्ले किया, क्योंकि उसको जो है ना अभी ट्यून नहीं किया हुआ उसके हिसाब से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ये था, आप कह लें। अमेजिंग माशाल्लाह। आप एक तरफ तो हम बात करते हैं ना कि रुबाब प्ले करने से एक आपके सूथिंग इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन बिल्कुल। इसके साथ साथ ना जब आप कुछ इस्लामिक या कुछ आप रूहानियत का या सूफीज़्म का प्ले करते हो तो आपको ना कुछ एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे माशाल्लाह से खूबसूरत एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये एक, आप कह सकते हैं कि कुदरत का अता करदा तोहफ़ा है कि उसने आपको ये स्किल बख्शी, आपको ये टैलेंट दिया। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको जिस टैलेंट से, जिस सलाहियत से नवाज़ा है, वो बहुत ही मुनफ़रिद है। तो मैं ये आपसे लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चे इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि यार बेस्ट ऑफ लक, ये बहुत अच्छी साइड है, और मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत है इस चीज़ के लिए, क्यों हर जगह पे ये फैसिनेट किया जा, मतलब हर बंदे को ये फैसिनेटिंग लगता है। और दूसरा ये कि हर बंदा इसको लेके आपके साथ सपोर्टिव हो जाता है, और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं इसके थ्रू। तो मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा सबको कि आप सब भी कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखें। डेफिनेटली। अच्छा, आप इसको अपने पैशन को प्रोफेशन के तौर पर अपनाना चाहेंगे या जस्ट इसको हॉबी के तौर पर ही रखेंगे? नहीं, मैं जस्ट इसको हॉबी के तौर पे रखना चाहूँगा, क्योंकि इसको एज अ प्रोफेशन इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि जो इसका एसेंस है ना, जो कि मुझे आप कह लें एक तरह से हैप्पीनेस वाली या जॉय वाली साइड पे लेके जा रहा है, वो फिर प्रोफेशन में इसको कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरे लिए एक तरह से एक और स्ट्रेस का उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं प्रोफेशन में जाऊंगा तो मेरा अगर दिल नहीं होगा और मुझे कहीं पे जाके प्ले करना है और ये वो, तो वो अगर थका हुआ भी हूँगा और मुझे जाना पड़ेगा तो दैट विल जस्ट क्रिएट स्ट्रेस। तो इसलिए मैं इस चीज को एज अ हॉबी रखूंगा, इसको एज अ प्रोफेशन नहीं रखूंगा। बाकी ये है कि ऑन एंड ऑफ तो सब चलता रहता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमें एक ही चीज़ को लेकर उस पर स्टक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने साथ ऑप्शंस भी रखने चाहिए। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो तब एक आपकी ज़िंदगी जमहूर का शिकार नहीं होगी, आप एक जगह रुकोगे नहीं, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। अच्छा, मैं एक आपसे थोड़ा-सा हम टैलेंट की बात करें और प्रोग्राम का जैसे कि नाम भी है टैलेंट हंट।
तो मैं उससे थोड़ा सा हटके आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप अपने इस हॉबी टैलेंट के अलावा पाकिस्तान को लाइक अपनी फील्ड में आप क्या बनना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके पैशन क्या हैं, विजन्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ बीइंग अ यंगस्टर। और आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या बनना चाहेंगे बाय प्रोफेशन और पाकिस्तान को क्या देना चाहेंगे? मैं एज अ प्रोफेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं जियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ उसके अंदर उधर से, तो मेरा काफ़ी इस साइड पे है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाली साइड पे, पेट्रोलियम जियोलॉजी वाली साइड पे, जो कि आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है बेसिकली, या फिर आपकी हाइड्रो जियोलॉजी होगी, वाटर डिपार्टमेंट हो गया पाकिस्तान का, जिस तरह वापडा के अंदर आता है ये, और या फिर इसके अलावा एक और है जो कि मतलब मैंने अपने पास 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं कि मैं इन तीनों में अप्लाई करूंगा, जिसमें मुझे मतलब प्रायोरिटी वाइज मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिर हाइड्रो जियोलॉजी एंड देन पेट्रोलियम जियोलॉजी, तो मैंने ये प्रायोरिटी रखी हुई है। बट ये है कि मैंने मतलब फील्ड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं, तो और चौथी चीज़ एक और भी है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जो कि मुझे काफ़ी फैसिनेट करती है, जो कि डैम्स वगैरह और स्काई स्क्रैपर्स की कंस्ट्रक्शन होती है, उससे पहले जो आपकी जो बेस जो बनती है उस स्ट्रक्चर की, वो उसके बारे में स्टडी है, उसकी स्टडी को लेके है, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी जो है ना अच्छी लगती है। तो मैं बेसिकली इस चीज़ को लेके ना काफ़ी आगे का सोच रहा था। तो ऑल राइट जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया और बहुत आपने अच्छी सी खूबसूरत बातें कही। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाजरीन, हम बात कर रहे थे टैलेंट की, और टैलेंट जो है वो हर इंसान में मौजूद होता है। बेशक कुदरत ने हर इंसान को मुनफरिद शख्सियत में से माला माल किया है, मुनफरिद सलाहियतों से माला माल किया है, उसकी शख्सियत में कोई ना कोई मुनफरिद जो है टैलेंट मौजूद है। जैसे कि प्रोग्राम का नाम है टैलेंट हंट, अगर आप में भी कोई टैलेंट छुपा है और आप भी उसको मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप मुझसे और मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। A1 TV आपको फेसबुक पर ऑफिशियल फेसबुक पेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर A1 TV की टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम में नए टैलेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने प्यारों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।